MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो। ये भारत की बात है, होगी देश की हर बात। दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और दर्शकों, आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं। भारत में कुछ गद्दार बैठे हुए हैं, उनकी तस्वीर आपको दिखाऊंगा। लेकिन आज चौंकाने वाली बात तो ये, भारत में जो गद्दार बैठे हैं उनकी और आतंकियों की भाषा एक जैसी हो गई है। दर्शकों, जो लश्कर बोल रहा है वही जेएनयू में कुछ ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं जो पीएम को सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं। दर्शकों, आपको सबसे पहली तस्वीर दिखाता हूं। दुनिया भर में भारत के खिलाफ कई साजिश हो रही है, लेकिन भारत हर तरह की जंग के लिए कैसे तैयार है, पहले आपको दिखाता हूं। दिखाइए जरा फुल फ्रेम। ये तैयारी आपने देखी दर्शकों, लेकिन ये तो बाहरी आतंकियों के लिए। ये लश्कर तैयबा का आतंकी है, ये पीएम मोदी को धमकी दे रहा है। आगे सुनवाऊंगा आप। लेकिन दर्शकों, देश में गद्दार है और जेएनयू जहां पर स्टूडेंट्स को पढ़ने भेजा जाता है, वहां पर मोदी के खिलाफ, पीएम के खिलाफ कैसी नारेबाजी की गई है वो सुनिए जरा। अब दर्शकों, ये देख लिया आपने, दोनों की भाषा एक जैसी है। पहले आप सुनिए ये लश्कर आतंकी कैसे भारत के प्रधानमंत्री को गीदड़ भभकी दे रहा है, क्योंकि अब इसके हाथ में कुछ रह नहीं गया है। सुनिए जरा। कुरान मजीद ने 1400 साल पहले वादा तोड़ने वाले, मुआहदे तोड़ने वालों का इलाज क्या बताया है? फकातिलू आइम्मतल कुफ्र। अगर ये वादे तोड़े फिर काफिरों के सरदारों की खोपड़ियां उड़ा दो। क्या इस मोदी की अगर जिहाद के लिए पाकिस्तान ने ऐलान किया, क्या मोदी की खोपड़ी उड़ाने के लिए तैयार हो? गजवा हिंद के लिए पाक फौज के शाना बशाना खड़ाने के लिए तैयार हो? तैयार हो? सुना आपने ये कैसे अपने आतंकियों को ललकार रहा है, कह रहा है कि आप आ जाओ भारत के खिलाफ। लेकिन देश के गद्दारों का क्या करें दर्शकों, ये जेएनयू में बैठे लोग देश के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, देश के कानून के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सुनिए जरा। ये ढपली गैंग दर्शकों कह रहा है मोदी शाह की कब्र खुदेगी। बताइए आप, ये भारत में रहने वाले वो लोग हैं, लेकिन इन्हें क्या भारत के संविधान पर विश्वास नहीं, क्या जनमत पर विश्वास नहीं, इसलिए पीएम के खिलाफ ये बोल रहे हैं। लेकिन दर्शकों, साथी आतंकी हैं, जिसमें ये सैफुल्ला कसूरी और इसके साथी कई सारे हैं।
जो पीएम को गाली दे रहे हैं, जो पीएम को सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं, गीदड़ फपकी दे रहे हैं। लेकिन इन दोनों का टारगेट सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री क्यों है, ये दुनिया में सवाल पूछा जा रहा है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊं, लेकिन पाकिस्तान को पहले बताता हूं। ये पाकिस्तानी जो टीटीपी से मुकाबला नहीं कर पा रहे, वो पीएम मोदी को धमकी दे रहे हैं, वो भारत को धमकी दे रहे हैं। आप देखिए जरा कैसे टीटीपी ने मुनीर के फौजियों को बंधक बना लिया है। नस्र से तेरी रौनक अजब, आतिशे अरब ताबिशे हरम, मरकज़े निगाह जहाना हशम, मुल्क हो तेरा जूदो करम, ज़र्ब हो तेरी ज़र्ब आहनी, सरनिगूं हो दुश्मनाने दी। देखा आपने ये तस्वीर, ये पाकिस्तानी फौजियों की थी। लेकिन आज मैं आपसे पूछता हूं, हम बाहरी आतंकियों से तो लड़ सकते हैं, लेकिन देश के गद्दारों का इलाज क्या है दर्शकों? आगे उनके बारे में बात करूंगा, पहले देखिए रिपोर्ट। मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग बेटे और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए। एक सोच, एक साजिश, एक ख्वाहिश, भारत के टुकड़े टुकड़े। क्या जेएनयू में लश्कर की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ी जा रही है, या लश्कर और टुकड़े टुकड़े गैंग का हैंडलर एक ही है? पहले जेएनयू में कैसे नारेबाजी हो रही है वो सुनिए। वही लहजा, वही बोल, वही ढोल, वही शोर। मोदी का विरोध इस हद तक कि आतंकियों और भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग में कोई अंतर नहीं बचा। क्या इस मोदी की अगर जिहाद के लिए पाकिस्तान ने ऐलान किया, क्या मोदी की खोपड़ी उड़ाने के लिए तैयार हो? जंग के मुहाने पर खड़ी दुनिया के बीच भारत में क्या गुमनाम ताकत ने प्रॉक्सी वॉर छेड़ दिया? अचानक किसने आतंकियों का रिमोट दबा दिया और किसने जेएनयू के गद्दार गैंग को एक्टिवेट कर दिया? आखिर जेएनयू की चौखट से बहावलपुर की टेरर फैक्ट्री तक एक ही स्क्रिप्ट कैसे पढ़ी गई? देश का दुश्मन तो ऑपरेशन सिंदूर में तबाही का ट्रेलर देख चुका है। मौत के डर से यही आतंकी रेजा रेजा चिल्ला रहे थे। मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग बेटे और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए। लेकिन शर्म तो इस बात की कि देश के भीतर छिपे गद्दारों का क्या इलाज किया जाए। लेकिन इलाज से पहले दर्शकों आप सोचिए, ये भारत के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश कर रहे हैं। ये कितने दुश्मन हैं जो हमारे देश के खिलाफ खड़े हो गए। और वेनेजुएला अटैक के बाद दुनिया जंग के मुहाने पर खड़ी हुई है, लिहाजा पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्री एक्टिव हो गई है। दर्शकों, मुनीर के आतंकी अब सीधे भारत को युद्ध की धमकी दे रहे हैं। लश्कर आतंकी ने नई गीदड़ भपकी दी है। सैफुल्लाह ने भारत के खिलाफ गजवाए हिंद का ऐलान कर दिया है। कहा बांग्लादेश आज वापस पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अब काफिरों के नेता की खोपड़ी उड़ाने का वक्त आ गया है। सोचिए आप, सैफुल्लाह ने सीधे पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान और आर्मी के इशारे पर जंग का ऐलान कर दिया है। हैरत की बात तो यह दर्शकों, लश्कर तैयबा की भाषा देश में बैठे लोग भी बोल रहे हैं। देख रहे हैं आप, सैफुल्लाह खोपड़ी उड़ाने की बातें करता है तो इधर जेएनयू में उसी तरह टुकड़े टुकड़े गैंग नारे लगा रहा है। जेएनयू में लगाए शर्जील इमाम के समर्थन में नारे आज सामने आ गए। जेएनयू में नारा लगाया गया दर्शकों, कब्र खुदेगी। किसके लिए नारा लगाया? पीएम मोदी के लिए। यानी जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग और लश्कर के आतंकियों की भाषा एक है। लेकिन सवाल यह दर्शकों कि टुकड़े टुकड़े गैंग और लश्कर आतंकियों का हैंडलर क्या एक ही है? क्योंकि आज दुनिया जंग के मुहाने पर खड़ी हुई है। क्या दुनिया में भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश की जा रही है? क्योंकि एक तरफ आतंकी और दूसरी तरफ जेएनयू। लेकिन दर्शकों, आज आपको सुनवाता हूं पहले में कैसे जेएनयू में नारे लगवाए गए हैं। सुनवाइए जरा।
सोचिए, ये क्या एक इत्तेफाक है? आतंकी भी वही बोल रहे हैं और जेएनयू में बैठे लोग भी वही बोल रहे हैं। आज हमने एक्सपर्ट से सवाल किया है दर्शकों, वो इसे कैसे देखते हैं, सुनिए जरा। लश्कर का कहना है कि मोदी और हिंदू नेताओं के सिर कब्र में गाड़ दिए जाएंगे। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स हिंदुस्तान के सिर को कब्र में गाड़ा जाएगा। मैं हिंदुस्तान का सिर इसलिए कह रहा हूँ, 150 करोड़ लोगों की अगर चॉइस मोदी है, मोदी सरकार है, और उसके हिंदू नेताओं को अगर ऐसी थ्रेट देते हैं, तो मुझे लगता है कि ये थ्रेट पर्सनलाइज होनी चाहिए हिंदुस्तान के लिए। अपने आप में बड़ी बात है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या साजिश है कि जो टेररिस्ट है उनको एक्टिवेट किया जा रहा है, उनकी एक्टिविटीज़ को बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि एक तरफ टेररिज्म से रिलेटेड थ्रेट पाकिस्तान की है, कुछ हद तक बांग्लादेश से भी ये थ्रेट एमिनेट हो रही है, नेपाल को भी एक्टिवेट किया जा रहा है। सो ओवरऑल भारत को टेररिज्म में फंसाया जा रहा है, धकेला जा रहा है। अब दर्शकों, ये तस्वीर तो आपने देख ली, लेकिन मैं आज आपको बताता हूं ये लोग जो साजिश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं। पहले आप ये देखिए, शर्जील इमाम जो जेल में बंद, जिसने दंगे की साजिश रची, उसके समर्थन में ये लोग हैं और किसे गाली दे रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री। और इधर आप देखिए, बांग्लादेश में जब हिंदुओं को मारा जा रहा था तो इनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकला। ये लोग सिर्फ और सिर्फ मौन धारण किए बैठे रहे, क्योंकि वहां पर हिंदुओं पर जुल्म हो रहा था। लेकिन जब बात देश के प्रधानमंत्री की आई तो गाली देने लगे, धमकी देने लगे। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों, ये देखिए, सैफुल्ला दावा करता है, इनकी आप स्ट्रेटेजी समझिए। इधर सैफुल्ला कहता है कि बांग्लादेश हमारे साथ है, और जेएनयू वाले भी बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर कुछ बोलते नहीं है। अब दर्शकों, ये कैसे बांग्लादेश को अपने साथ बता रहा है, वो आपको सुनवाता हूं, सुनवाइए जरा। और तू कहता जब तू 2014 में आया कि ढाका मैंने बनाया, मशरकी पाकिस्तान मैंने बनाया, और तू कहता था मुक्ति बानी के साथ मैंने रक्त बहाई, मैंने खून बहाया, मशरकी पाकिस्तान बनाया। लेकिन अब देख ले, वो मशरकी पाकिस्तान अब पाकिस्तान का मतलब क्या? वो बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा है। वो हसीना वाजद तेरे पास पहुंच चुकी है। इंशाल्लाह अब ये दहशतगर्दी का ड्रामा नहीं चलने देंगे। इनके घर में खाने को नहीं है दर्शकों, लेकिन बड़ी बात क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ जिहाद 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 और जहरीली बातें करते हैं। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं इन लोगों की साजिश क्या है दर्शकों। ये बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद पाक आतंकियों को आगे करने लगा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? जो आतंकी ऑपरेशन सिंदूर में बच निकले, पाकिस्तान अब उनका इस्तेमाल कर रहा है, भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर में करने का प्लान बना रहा है। आतंकी सैफुल्ला की यह धमकी उसी प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा है। बड़ी बात क्या, सैफुल्ला से पहले भी दूसरे आतंकियों ने इस तरह की धमकी दी है, उनका नाम भी सैफुल्ला कसूरी है, ताकि बांग्लादेश में कट्टरपंथ के जरिए एंटी इंडिया नैरेटिव बन सके। फरवरी में बांग्लादेश में चुनाव है दर्शकों, लिहाजा मुनीर के आतंकी एक्टिव हो गए और उन्हें पता है कि भड़काऊ बयान से बांग्लादेश में भारत विरोधी हवा बनेगी हिंदुओं के खिलाफ, जिसका सीधा फायदा चुनाव में पाकिस्तान की पसंदीदा जमात को मिलेगा। वैसे भी यह बयान भारत के खिलाफ मनोवैज्ञानिक युद्ध की ओर इशारा करता है, ताकि पाक बांग्लादेश में उन्माद, जिहाद और कट्टरपंथी फौज तैयार की जा सके। हालांकि आतंकियों के एक्टिव होने की टाइमिंग बड़े साजिश की ओर इशारा करती है, क्योंकि पूरा एशिया और अमेरिका इस वक्त जंग के मुहाने पर है, जंग के अखाड़े में खड़ा हुआ है। वैश्विक तनाव में पाकिस्तान ने कट्टरपंथी नेटवर्क फिर से सक्रिय कर दिया है, इसलिए प्रॉक्सी आतंकी ऐसे बयानों से माहौल बिगाड़ने में जुटे हुए हैं। आप समझिए इसे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रोपेगेंडा फैलाना भी इसी प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा है। और आप सोचिए, चंद दिन पहले तक जो आतंकी कह रहे थे हमें रेजा रेजा कर दिया भारतीय सेना ने, अचानक उनमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि वो भारत को ललकारने लगे। सोचने वाली बात है दर्शकों कि आखिर इनमें यह हिम्मत
कहां से आई है। लेकिन आज हमने एक्सपर्ट से भी इसको लेकर समझा है, लेकिन आपको सुनवाते हैं पहले आतंकी कैसे गीदड़ भभकी दे रहा है। कुरान मजीद ने 1400 साल पहले वादा तोड़ने वाले, मुआहदे तोड़ने वालों का इलाज क्या बताया है। फकातिलू आइम्मतल कुफ्र, अगर ये वादे तोड़े फिर काफिरों के सरदारों की खोपड़ियां उड़ा दो। क्या इस मोदी की अगर जिहाद के लिए पाकिस्तान ने ऐलान किया, क्या मोदी की खोपड़ी उड़ाने के लिए तैयार हो? गजवा हिंद के लिए पाक फौज के शना बशना खड़ाने के लिए तैयार हो? तैयार हो? सुनिए दर्शकों, आप ये जो भाषण दे रहे हैं, ये भाषण नहीं है, ये जहरीला बयान है भारत के खिलाफ। लेकिन एक्सपर्ट से हमने इसे लेकर भी सवाल किया है। डिफेंस एक्सपर्ट इस प्रॉक्सी वॉर के लिए क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। ब्रिक कंट्रीज, और ब्रिक कंट्री का एक मेन जो किरदार निभाता है वो भारत निभाता है, और वहाँ स्टार्ट होता है सो कॉल्ड ऑल्टरनेट करेंसी का, कि ब्रिक को ट्रंप ने तोड़ने की धमकी दी है, एक तरीके से ओपन चैलेंज दिया है। डीप स्टेट ज़रूर इसमें काम कर रहा होगा, हमें उससे हमें उसके खिलाफ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, और उससे भी बड़ी बात है हमें इससे लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिक में एक बहुत बड़ा रोल इंडिया का है। अब दर्शकों, आपको मैं पाकिस्तान की असलियत बताता हूं, इसके बाद बताऊंगा भारत में कैसी साजिश हो रही है। लेकिन ये पाकिस्तान पहला ऐसा देश है जहां पर आतंकियों को मेडल दिया जाता है, उनकी मेडल सेरेमनी होती है जब आतंकी तैयार हो जाते हैं। देखिए जरा टेरर स्कूल में क्या हो रहा है, फुल फ्रेम दिखाइए इसे, कैसे मेडल पहनाए जा रहे हैं। हाथ में गन उठा के, सीने पे मैगजीन सजा के, ग्रेनेड लगा के, दिल में शौक़े शहादत लेके, कलमा पढ़ के और अल्लाह से मोहब्बत का दावा करके कहता है अल्लाह मैं आ रहा हूँ, जन्नत को सजा ले, अल्लाह मैं आ रहा हूँ। कैसे यहां पर मेडल पहनाए जा रहे हैं, ये आप देखिए। ये आतंकियों को मेडल पहनाने वाला पहला देश। लेकिन इतना ही नहीं दर्शकों, मैं आपको बताऊं, ये आतंकियों को चुनाव लड़ाने वाला भी पहला देश, क्योंकि यही आतंकी और वही चुनाव लड़ते हैं। सुनिए, ये आतंकी खुद कह रहा है कैसे चुनाव मैदान में आया। और हमारे ये लोग, चूंकि इलेक्शन कमीशन 100+ कैंडिडेट्स के साथ हमने 2024 का इलेक्शन लड़ा, और हमारे ये लोग चूंकि इलेक्शन कमीशन और उसकी स्क्रूटनी और तमाम मराहल से गुजर कर आए थे। इंडिया तो हर चीज पे प्रोपेगेंडा करता है, इंडिया की क्या बात करेंगे आप। अच्छा, फिर एक इससे अगली बात, किसी मुल्क का किसी के ऊपर इल्जाम लगाना या पाबंदी लगाना, क्या उसका पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन शहरी होना ये जो है ना खत्म हो जाएगा। दर्शकों, इस साजिश को आप समझिए। जब अमेरिका की एक रिपोर्ट में कहा गया कि 2026 में भारत पाकिस्तान को फिर मारेगा, तो ये आतंकी भेजने लगे, और इसका सबूत है पाकिस्तानी मीडिया, जिसे डर सताने लगा है हमले का। देखिए आप, सुनिए आप। अब तैयारियां पूरी हो रही हैं इंडिया के अंदर कि हमने इंतकाम कैसे लेना है। हाँ जी, माय एनालिसिस इज दैट इंडियन आर्म फोर्सेस एंड सियासी जमात बीजेपी, इन्होंने कोई प्लान बनाया है कि इंतकाम कैसे लेना है और किस तरीके से हमने अब जंग छेड़नी है, और जंग छेड़ने के बाद जीतनी है। उसके लिए तो मेरा ये ख्याल, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके और एकदम पाकिस्तान पे हमला करेंगे। अब मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, बिकॉज फॉल्स फ्लैग के बगैर हमला हो नहीं सकता, खुद नहीं कर सकते, कोई एक्सक्यूज चाहिए। लेकिन ये एक साजिश नहीं है दर्शकों, कहीं आतंकी बैठे हुए हैं, कहीं देश में छिपे हुए गद्दार हैं, लेकिन कुछ मौलाना भी हैं जो कतार में लगे हुए हैं, और वो सीधे धमकी दे रहे हैं कि हम दंगा भड़काएंगे। वो सीधे मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं दर्शकों। और मैं आपको दिखाता हूं ये कौन लोग हैं, दिखाइए जरा तस्वीर, ये आप देखिए। मौलाना का ख्वाब है कि दिल्ली और बरेली जैसा दंगा हो जाए। ये मैं नहीं कह रहा दर्शकों, ये मौलाना का ख्वाब है जो उसकी भाषा से झलक रहा है। आपको आज मैं सुनवाने वाला हूं। ये है मौलाना मदनी, आ जाइए। ये है मौलाना मदनी, और ये कह रहे हैं कि मुसलमान 20 करोड़ है, मुसलमान 20 करोड़ है। कैसे ये धमकी दे रहे हैं, सुनिए जरा। आजादी के साथ मुसलमान कम है, 3-3.5 करोड़ क्रिश्चियन कम है। कौन माई का लाल है जो कह सकता है कि हम 20 करोड़ मुसलमानों के दीन धर्म से आजाद करके हिंदू बना लेंगे।
ये कह रहे हैं कौन माई का लाल है। आप इस शब्द पर गौर करिए दर्शकों और समझिए ये लोग क्या भारत के साथ हैं या भारत के खिलाफ हैं। ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, कौन इस देश में रहकर कह सकता है कि हम 20 करोड़ हैं या हम फलाने करोड़ हैं। भारत के कुछ मौलाना हिंदू मुसलमान का खेल खेलना चाहते हैं और भारत के मुसलमानों को भड़काने का काम किया जा रहा है। ये देख रहे हैं आप, जमीयत उलेमाए हिंद वाले अरशद मदनी ने भड़काऊ बयान दिया है। मदनी ने कहा कि आज हम मुसलमानों को डराया जा रहा है। मुसलमान डरते नहीं, कौन कहता है मुसलमान डरते हैं। मदनी ने कहा कुछ लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। कौन माई का लाल है, ये मदनी कह रहे हैं, कौन माई का लाल है जो 20 करोड़ मुसलमानों के रहते हिंदू राष्ट्र बना ले। अगर मुस्लिम और क्रिश्चियन मिल जाएं तो हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे, ये मदनी ने कहा है। यानी एक तरफ मदनी मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी भड़काने में जुट गए। लेकिन सवाल है दर्शकों, मौलाना का यह बयान किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं है। क्या मदनी का मुस्लिम मेयर वाला प्लान मुंबई में एक्टिव हो गया है क्योंकि ये गजवाए हिंद का प्लान कर रहे हैं, या देश में दिल्ली दंगों जैसा सीन दोहराने की साजिश रची जा रही है। सवाल बहुत सारे हैं क्योंकि मदनी का बयान बहुत कुछ कहता है दर्शकों। और आज आपको सुनना चाहिए, ये मदनी वैसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन आज सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं। सुनिए जरा। 20 करोड़ मुसलमान कम है, 3-3.5 करोड़ क्रिश्चियन कम है। कौन माई का लाल है जो कह सकता है कि हम 20 करोड़ मुसलमानों के दीन धर्म से आजाद करके हिंदू बना लेंगे। मजहब वो चीज है जिसके लिए जान दे देना इंसान अपने लिए बाइस शहादत समझता है। 50,000 70 साल के अंदर फसादात के अंदर मर गए, मैं कहता हूं 50 लाख और मर जाएंगे। दीन के ऊपर मरेंगे, मुसलमान बनकर रहेंगे, मुसलमान बनकर मरेंगे। धर्म को क्या छोड़ देंगे किसके अंदर। कह रहे हैं कि एक नहीं 50 लाख मर जाएंगे। आप सोचिए इनके जहन में क्या हो गया है। लेकिन आज दर्शकों इस पर संतों की भी प्रतिक्रिया आई है और कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं, वो क्या कह रहे हैं सुनवाता हूं आपको। इस तरह ये बयान क्यों दे रहे हैं? क्या मुसलमान भाइयों को भड़काना चाहते हैं? क्या हिंदुस्तान में दंगा चाहते हैं कराना? ए भाई, सनातन हमेशा सत्य है और सनातन का मतलब ही होता है ना समाप्त होने वाला, और सनातन को कोई खत्म नहीं कर सकता है। हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों को मत भड़काइए। आप जब भड़काते हैं, इस तरह बयान देते हैं, तभी नवयुवक मुसलमान गलत रास्ते पे जाते हैं। आपको तो सही शिक्षा देनी चाहिए। जिस तरह की इनकी भाषा है, ये जो है वो सांप्रदायिकता का सूरमा बनने और जिहादी जिल्लाही बनने की प्रतिस्पर्धा से ज़्यादा कुछ नहीं, और ये इसमें कभी सफल नहीं होंगे। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ूंगा और दुनिया में इस वक्त क्या चल रहा है ये भी आपको बताता हूं। भारत के खिलाफ तो साजिश हो रही है, लेकिन इधर ट्रंप के खिलाफ एक सवा शेर मैदान में आ गया है और ये ट्रंप के सामने 3 देश हैं जो अगला टारगेट हो सकते हैं दर्शकों। लेकिन वो कह रहे हैं मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन हम तो ट्रंप से लड़कर रहेंगे। आइए आपको दिखाते हैं पहली तस्वीर। ये देख रहे हैं आप, ट्रंप को छोटे छोटे देश अब खुली चुनौती दे रहे हैं। लेकिन यूएस आर्मी की तैयारी क्या है वो पहले आपको दिखाता हूं, दिखाइए। ये यूएस आर्मी की तैयारी है, लेकिन आज दर्शकों राष्ट्रपति पेट्रो ने कह दिया कि अगर हिम्मत है तो आ जाओ। मदुरो को तो उठा के ले गए, मुझे उठा के ले जाओ। सुनिए जरा वो कैसे चैलेंज कर रहे हैं ट्रंप को। No acepto invasión. A mí no me amenace. Aquí lo espero si quiere. No acepto invasiones. No acepto misiles. No acepto asesinatos. Acepto inteligencia. लेकिन दर्शकों ये तो पेट्रो ने कहा। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये ईरान के कुछ हैंडल्स दावा कर रहे हैं। फुल फ्रेम दिखाइए। दावा ये किया जा रहा है कि ये अमेरिका के सैनिक जब नौसेना उनकी आई थी तो ऐसे ही उनका हश्र किया गया था। अगर फिर से कोशिश की
तो फिर से अमेरिका के सैनिकों का यही हश्र किया जाएगा, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं मैं। खबर यह है दर्शकों, दावा किया जा रहा है कि ईरान में रूसी हथियार डिपोर्ट किए गए और ऐसे ऐसे हथियार जो परमाणु भी ले जा सकते हैं, न्यूक्लियर क्षमता वाली मिसाइल है दर्शकों। तो क्या पीछे के दरवाजे से पुतिन ईरान की मदद करने लगे? लेकिन कल तक जो ट्रंप दुनिया को खत्म करने की बात कह रहे थे, हर देश पर दबाव बना रहे थे, एकाएक सारे देश एक एक करके उन्हें जवाब देने लगे। और इसी में नाम है डेनमार्क का। डेनमार्क ने भी ट्रंप की चुनौती को स्वीकार कहा और कहा कि अगर ग्रीनलैंड पर हमला हुआ तो नाटो का अंत फिर निश्चित है। अब दर्शकों दुनिया भर में यह हो रहा है, लेकिन खबर यह है ट्रंप की बौखलाहट वेनेजुएला पर निकल रही है। वेनेजुएला दावा कर रहा है कि ट्रंप ने वहां पर अटैक किया और उसका जवाब वेनेजुएला ने दिया है। देखिए जरा। दुनिया को अपनी उंगली पर नचाने वाले, छोटे छोटे देशों को कठपुतली समझने वाले ट्रंप को चुनौती मिल गई है। धमकी दी जा रही है, दम है तो मदुरो की तरह उठा कर ले जाओ। A mí no me amenace, aquí lo espero si quiere. No acepto invasiones, no acepto misiles, no acepto asesinatos, acepto inteligencia. ये चुनौती नहीं, ट्रंप की दादागिरी के खिलाफ ललकार है। अमेरिकी नीति पर डायरेक्ट वार है, जो कि सिर्फ कोलंबिया ही नहीं, अब तो ईरानी सेना भी ट्रंप के सामने डटकर खड़ी है। अपनी जान से ज्यादा खामनेई को अपने मुल्क की पड़ी है। ट्रंप को लगा था वेनेजुएला पर हमला पूरी दुनिया पर राज करने का मौका होगा, लेकिन ट्रंप नीति को सीधी चुनौती मिल रही है। रूस चीन भी अंदर खाने बहुत बड़ी तैयारी में है। अकेला अमेरिका किस किस से लड़ेगा? यहां तो कोलंबिया और ईरान ने पूरा पासा ही पलट दिया। लेकिन दर्शकों ये पासा कैसे पलटा? कल तक तो ट्रंप कह रहे थे कि मैं यहां भी आ जाऊंगा, मैं वहां भी आ जाऊंगा, लेकिन अब कैसे ट्रंप से कहा जा रहा है दम है तो हमें पकड़ कर दिखाओ। अमेरिका और लैटिन अमेरिका के जो देश हैं उसमें जबरदस्त तनाव है। छोटे छोटे देशों को धमकी देने वाले ट्रंप का दांव उल्टा पड़ गया है, आपको बता रहा हूं मैं। अब ट्रंप को कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो ने सीधी चेतावनी दे डाली और साफ कहा कि वो अमेरिकी सेना और ट्रंप से डरने वाले नहीं है। राष्ट्रपति गस्तावो पेट्रो ने डोनाल्ड ट्रंप को सीधे शब्दों में चेतावनी दे दी है। पेट्रो ने ट्रंप से कहा अगर हिम्मत है तो आओ, मुझे ले जाओ। इतना ही नहीं, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, मुझे डराने की कोशिश मत करो। अगर तुम चाहो तो मैं यहां तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, आकर दिखा दो। ट्रंप से कह रहे हैं। असल में यह विवाद उस वक्त शुरू हुआ दर्शकों जब ट्रंप ने कोलंबिया को धमकी दी। ट्रंप ने अपने भाषण में कोलंबिया पर संभावित सैन्य कार्रवाई के संकेत दिए थे और ट्रंप ने कोलंबिया के नेतृत्व को सिख लीडर कहकर बताया, निशाना बनाया और आरोप लगाया कि कोलंबिया से अमेरिका में कोकीन भेजी जा रही है। इतना ही नहीं, इसलिए वेनेजुएला के बाद कोलंबिया को सावधान रहना होगा। इस धमकी पर कोलंबिया के राष्ट्रपति ने ट्रंप को चुनौती दी है दर्शकों। आपको बता रहा हूं मैं, उन्होंने कह दिया है कि अगर हिम्मत है तो आओ, मुझ पर हमला करके दिखाओ, मुझे पकड़ कर दिखाओ। और पेट्रो ने, गस्तावो पेट्रो ने क्या कहा है, सुनिए जरा। मुझे धमकी मत दो, अगर तुम आना चाहो तो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं आक्रमण स्वीकार नहीं करता, मैं मिसाइलें स्वीकार नहीं करता, मैं हत्याएं स्वीकार नहीं करता, मैं बुद्धिमत्ता स्वीकार नहीं करता। आओ, बुद्धिमत्ता से मेरे साथ बात करो, हम तुम्हारा स्वागत करेंगे। व्यक्ति से व्यक्ति बात करेंगे, असली आंकड़ों के साथ, झूठ के साथ नहीं।
कोलंबियाई राजनीतिक माफिया के साथ खुद को बेवकूफ बनाना बंद करो, क्योंकि उन्होंने हमें 7 लाख मौतों की सजा दी और हमें दुनिया का सबसे असमान देश बना दिया। सीधी चुनौती ट्रंप को दी है दर्शक, लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? हमने बातचीत की है पूर्व राजदूत दीपक बोरा से, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। कोलंबिया के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने खुलेआम डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि अगर मुझसे पंगा लेना चाहते हो, मैं तो पहले एक गुरिल्ला फाइटर था, मैंने हथियार छोड़ दिए और फिर मैं राष्ट्रपति बन गया देश का, लेकिन अगर मुझे फिर से हथियार उठाना पड़ा तो मैं उठाऊंगा। तो मेरा मानना है कि ये जो डायरेक्ट जो है ये ट्रंप को चुनौती दे रहे हैं, आजा, इसका क्या होने वाला है? मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप इससे मुकरेगा। अगर उसने फैसला कर लिया है कि कोलंबिया जहां से बहुत से ड्रग्स आते हैं अमेरिका में, उस पर हमला करना है तो वो ज़रूर करेगा। और फिर वहां पर और भी अमेरिका की लोकप्रियता यूनाइटेड स्टेट्स की लैटिन अमेरिका में कम हो जाएगी। वहां के लोग भी फिर और नाराज़ होंगे, इकट्ठे हो जाएंगे कि अमेरिका की इस दादागिरी को हम स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन दर्शकों, ये तो एक देश है जो ट्रंप को सीधे चुनौती दे रहा है। अभी तो ईरान ने भी अपने पत्ते खोले नहीं, लेकिन इशारों इशारों में कह रहा है अमेरिका ख्वाब ना देखे इस बार, जो पहले 2016 में हश्र किया था अमेरिकी सैनिकों का, वही हश्र फिर से होगा। और ये क्या ईरान फिर से दोहराने वाला है? दर्शकों आपको दिखाते हैं। इधर ईरान में इस समय हालात बेकाबू हो गए। ईरान में जबरदस्त गृह युद्ध जैसे हालात हैं और हमला किया जा रहा है। सुनवाइए जरा एम्बियंस, सुनवाइए। अब मैं आपको दिखाता हूं ईरान में हिंसा बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या ये किसी साजिश का हिस्सा है? क्या अमेरिका पिछले दरवाजे से कोई साजिश कर रहा है? ये वहां के लोग दावा कर रहे हैं दर्शक। कई ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो दावा कर रहे हैं। सुनिए जरा वहां क्या हो रहा है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, इलॉन मस्क ने खामनेई को एक ट्वीट किया, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, उस पर जवाब दिया है और बाकायदा ये वीडियो भी शेयर किया जा रहा है। तो क्या वाकई कोई साजिशन या कोई साजिश की जा रही है? क्या इसके पीछे वाकई अमेरिका है? अब दर्शकों में जो खबर आपको बताने वाला हूं वो तो आपको चौंका देगी। ट्रंप को और यूएस आर्मी को सीधी चेतावनी। ईरानी रक्षा परिषद ने कहा है कि अमेरिका के सभी सैन्य अड्डे हमारे निशाने पर हैं, तो इस ख्वाब में ना रहें कि ईरान पीछे हट जाएगा। और आपको मैं बता दूं, ईरान के पास ड्रोन्स भी हैं, छोटी छोटी मिसाइलें भी हैं, जो अभी इजराइल युद्ध के दौरान दुनिया भर ने देखी है। तो क्या खामनेई और रक्षा परिषद ये कहना चाहता है कि अगर अमेरिका ईरान में आया तो उसे बंधक बना लेंगे? साजिश के बीच ईरान भी अमेरिका को आंख दिखाने लगा है दर्शकों। वीडियो जारी कर अमेरिकी सैनिकों के हश्र की बात भी कही गई। दरअसल ट्रंप ने ईरान पर वेनेजुएला की तरह हमले की धमकी दी है, जिसके बाद ईरान आर्मी की तरफ से ट्रंप को सीधी चुनौती दी गई और लिखा यह आखिरी था जब अमेरिकी सैनिक, नौसेना के सैनिक ईरान में दाखिल हुए थे। वो बच्चों की तरह रोते हुए वापस लौटे थे, इसलिए हमें धमकी मत दो। इस बीच रूसी मिसाइलों को ईरान में डिपोर्ट करने का भी दावा किया गया। दावा है कि रूस ने ईरान को न्यूक्लियर क्षमता वाली मिसाइल दी है। उस रूसी मिसाइल का ईरानी सैनिकों ने परीक्षण भी किया है, हालांकि आधिकारिक दावा नहीं किया है। साथ ही ईरान रक्षा परिषद अमेरिका के संभावित हमले को लेकर अलर्ट है। दावा यह कि अमेरिका के सभी सैन्य अड्डे ईरान की मिसाइल के निशाने पर हैं। ईरानी रक्षा परिषद ने कहा, हमारी धरती पर हमारे खिलाफ साजिश ना हो। अगर खुफिया जानकारी से किसी भी तरह की तैयारी का पता लगता है तो उसे निष्क्रिय करने के लिए जवाबी हमले किए जाएंगे। साथ ही 2016 की घटना का जिक्र किया, जब अमेरिकी नौसैनिक, देख रहे हैं ना आप, ये बैठे हुए हैं पीछे हाथ रख के, जहाज जब वहां पर पहुंचा ईरान में घुस गया। इस दौरान ईरानी सैनिकों ने 10 अमेरिकी नाविकों को हिरासत में लिया था।
जहां उन्हें घुटनों पर बैठाकर हाथ ऊपर करने के लिए कहा गया। यह अमेरिका के लिए अपमानजनक था, लेकिन बाद में इन्हें रिहा कर दिया गया था। युद्ध के हालात के बीच भारत ने ईरान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की। भारत सरकार ने ईरान में गैर जरूरी यात्रा करने से बचने की सलाह दी है, क्योंकि ईरान जिस तरह की भाषा बोल रहा है वो दिक्कत वाली है दर्शकों। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, आज हमने एक्सपर्ट से बात की है, इस तरह के हालात ईरान के लिए कितने खतरनाक हैं, सुनिए जरा। जिस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला में सफल सैन्य कार्रवाई की है, इससे ईरान की हुकूमत में बहुत डर और दहशत बैठ गया है। जो ईरान बार बार अमेरिका को धमकी दे रहा है, अंदर से वो अच्छी तरह जानता है कि अगले अमेरिका के निशाने पे ईरान है, और इसलिए ईरान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है अमेरिका को डराने की, लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि इस वक्त ईरान में जनता का प्रदर्शन बहुत बढ़ चुका है, जनता का विद्रोह बहुत बढ़ चुका है, जनता का आक्रोश बहुत बढ़ चुका है। और अमेरिका ने जिस तरह से ईरान की जनता को समर्थन दिया है, ईरान की सरकार जानती है कि उसका सत्ता में रहना सिर्फ कुछ और चंद दिन की बात है। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात क्या, ऐसे ही मदुरो कह रहे थे कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और अमेरिका पहुंच गया और उन्हें उठा ले गया। तो खामनेई को भी क्या ऐसे ही उठाएंगे? लेकिन खामनेई की सुरक्षा कैसी है दर्शकों, आपको बता रहा हूं। ईरान में सड़कों पर सरकार विरोधी नारे गूंज रहे हैं, प्रदर्शनकारी खामनेई के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, और ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव लगातार बढ़ रहा है। लेकिन क्या इसके पीछे किसी बड़ी एजेंसी की साजिश है? क्या मदुरो की तरह खामनेई को भी ट्रंप उठा ले जाएंगे? क्योंकि इसी प्रदर्शन के बहाने ट्रंप धमकी दे चुके हैं। यहां भी यह समझना होगा कि खामनेई की सुरक्षा कैसी है दर्शकों। आपको बता दूं, मैं खामनेई की सुरक्षा किसी आम फौज के पास नहीं है। सुप्रीम लीडर की सुरक्षा वली ए अम्र फोर्स के पास है। ये वली ए अम्र क्या है? ईरान के कुख्यात इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड यूनिट है दर्शकों। वली ए अम्र का मतलब होता है आदेश देने वाले की सेना। इसका मतलब साफ है, सुप्रीम लीडर की जान की हिफाजत। इस यूनिट की स्थापना 1980 के दशक के मध्य में हुई थी, और आज इसमें करीब 12,000 चुनिंदा जवान शामिल हैं। वली ए अम्र के जवान सिर्फ हथियार चलाने में माहिर नहीं है दर्शकों, इन्हें साइबर वॉरफेयर, काउंटर इंटेलिजेंस जैसी ट्रेनिंग भी दी जाती है। यानी खतरा बाहर से हो या अंदर से, इस फोर्स की नजर चौकस रहती है। और आपको बताएं, यही है जो खामनेई की रक्षा के लिए तैनात है। लेकिन दर्शकों, आज आपको बताता हूं मैं, जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं वो यही दिक्कत पैदा करेंगी। अगर ईरान का हश्र ये हुआ तो फिर आगे क्या होगा, कौन सा देश रक्षा के लिए आएगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इधर आप देखिए, इधर एक और विरोधी आ गया है। ये है वेनेजुएला के अंदर। कल तक ट्रंप कह रहे थे कि यह हमारा शासन है, लेकिन वहां पर डेल्सी राष्ट्रपति चुने गए हैं, और ये सीधे सीधे अब अमेरिका को चुनौती दे रही हैं। सुनिए जरा। Y deben sumarse en Angostura, garantizar un gobierno que dé felicidad social, estabilidad política y seguridad política. अब यहां रिजीम बदलने की बात थी, लेकिन डेल्सी ने शपथ ले ली। उसके बाद क्या हुआ, इस विजुअल पे रहिएगा, देख रहे हैं आप। वेनेजुएला में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने हमला किया, और उसका जवाब वेनेजुएला ने कैसे दिया सुनवा रहा हूं मैं आपको, सुनवाइए जरा। अब मदुरो चले गए, लेकिन डेल्सी आ गई। वेनेजुएला में किसके इशारे पर फायरिंग हुई? सबसे बड़ा सवाल ये, क्या ट्रंप को लग रहा है कि उनका प्लान कामयाब नहीं हुआ, इसलिए अमेरिका की तरफ से हुआ? सुनिए जरा वहां पर क्या हो रहा है।
अब इधर आप देखिए, वेनेजुएला की सड़कों पर गोलीबारी हो रही है और यहां पर लोग घबरा रहे हैं। ये साजिश आखिर है किसकी? देखिए जरा, सुनिए, सुनाइए। लेकिन दर्शकों, आज तो गजब हो गया। कल तक जो अर्जेंटीना साथ खड़ा हुआ था, आज वहां पर भी ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। देख रहे हैं आप, ट्रंप को हिटलर बता दिया। दिखाइए जरा, सुनवाइए पूरा प्रदर्शन कैसे वहां पर हुआ। यानी कल तक जो अमेरिका कह रहा था कि यहां पर हमारा शासन है, वहां पर गोलीबारी हो रही है, अर्जेंटीना साथ था, वहां पर ट्रंप का विरोध हो रहा है। लेकिन कैसे ये बदलाव हो गया दर्शकों? एकाएक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर वेनेजुएला पर है, ये दुनिया जानती है। और मदुरो को बंधक बनाकर ट्रंप ने अपनी मंशा भी जता दी थी। ट्रंप कह चुके हैं कि वेनेजुएला को अब अमेरिका चलाएगा। अमेरिका ये दावा उतना आसान नहीं है जितना वो समझ रहा है। वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी अंतरिम राष्ट्रपति बन गई हैं। यही है डेल्सी जो आप देख रहे हैं। शपथ लेने के बाद डेल्सी ने ट्रंप को टक्कर देने की घोषणा कर दी। डेल्सी ने कहा वेनेजुएला में तेल पर अमेरिकी शासन नहीं चलेगा। यूएस हमले के समर्थकों को तत्काल गिरफ्तार करने के आदेश तक दे दिए। और वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी मादुरो की खास मानी जाती है। मादुरो तो ट्रंप की कैद में, इसलिए दावा किया जा रहा है कि अभी भी वेनेजुएला की सत्ता मदुरो के आसपास है। मदुरो, उनके बेटे वेनेजुएला में जन समर्थन जुटाने लगे हैं। आपको बता रहा हूं मैं, अपने पिता के लिए लोगों से भावनात्मक अपील कर रहे हैं। मदुरो को पकड़ना तो आसान था, लेकिन देश पर कब्जा मुश्किल है, ये शायद ट्रंप जानते नहीं है। सबसे बड़ी बाधा ट्रंप के लिए वेनेजुएला की भौगोलिक संरचना है। दर्शकों, वेनेजुएला के समर्थक देश और मदुरो के समर्थक भी एक बहुत बड़ा रोड़ा है। अमेरिका के लिए तीसरी चुनौती वहां की गोरिल्ला युद्ध वाली सेना है। दर्शकों, वेनेजुएला की जमीनी हालात अफगानिस्तान से भी कई ज्यादा जटिल है। अफगानिस्तान में 20 साल के युद्ध के बाद भी अमेरिका को असफलता मिली थी और इराक पर भी कब्जे की कोशिश में अमेरिका भारी नुकसान उठा चुका है। अब सैन्य ताकत के बल पर अमेरिका सरकार गिराने की ताकत तो रखता है, ये दुनिया जानती है, लेकिन किसी भी देश पर कब्जा करना भारी कीमत मांगता है। और इसलिए ट्रंप शायद अभी तक कामयाब नहीं हुए, इसलिए डेल्सी राष्ट्रपति बन गई अंतरिम। लेकिन आज तो मदुरो के बेटे भी मैदान में आए और उन्होंने दुनिया से क्या कहा, सुनिए जरा। Hiciste de todos nosotros en la familia gente fuerte. Aquí estamos, cumpliendo hasta que regrese. La patria está en buenas manos, papá. Y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela. Y vas a ver a los muchachos, Cilia. Los vas a ver, Cilia. Nos vamos a ver. Que viva Venezuela, que viva la patria. Y aquí estamos firmes para lo que tengamos que hacer por nuestra patria. Los amamos mucho. Muchas gracias. मदुरो के बेटे तो मैदान में आ गए, लेकिन सवाल दुनिया पूछ रही है मदुरो का होगा तो होगा क्या? क्योंकि आज जो तस्वीर सामने आई है वो तो और चौंकाने वाली है। दर्शकों, मदुरो को उनकी पत्नी को कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन अब मदुरो को बचाएगा कौन? न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट में मदुरो को पेश किया गया। ये तस्वीर देख रहे हैं आप। मदुरो पर ड्रग और हथियार तस्करी के गंभीर आरोप लगे हैं। न्यूयॉर्क की ब्रुकलिन जेल में मदुरो को रखा गया है। आपको बताएं, कोर्ट में मदुरो ने खुद पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है। कहा, मैं अपराधी नहीं हूं, मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूं। मदुरो ने कहा, अब भी मैं देश का राष्ट्रपति हूं अपने। मेरी गिरफ्तारी गैर कानूनी है, मुझे किडनैप किया गया है। मदुरो भले ही अमेरिका के कब्जे में हैं, लेकिन उनकी अकड़ कम नहीं हुई है। दर्शकों, आपको बताएं, अमेरिका से ही ट्रंप को मदुरो चुनौती दे रहे हैं। अपने वकील के दम पर मदुरो दहाड़ मार रहे हैं अमेरिका में। बैरी पॉलेक यूनाइटेड स्टेट्स के तेज तर्रार वकील हैं और कोर्ट में बैरी ने मदुरो का जोरदार बचाव किया है। खबर आपको बता दूं, कहा यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन है।
मदुरो पर न्यूयॉर्क की कोर्ट में अगली सुनवाई 17 मार्च को होने वाली है। पोलैक वही वकील हैं जिन्होंने जूलियन असांजे को जेल से निकाला था। अब इधर संयुक्त राष्ट्र में मदुरो पर मीटिंग हुई है। संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में वेनेजुएला के मुद्दे पर चिंता जाहिर की और प्रमुख ने इस कार्रवाई पर भी चिंता जताई है। आपको बताएं, कहा जो तरीके अपनाए जा रहे हैं वो भविष्य के लिए, दुनिया के लिए खतरनाक हैं। कार्रवाई को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का घोर उल्लंघन भी बता रहा है, लेकिन सिर्फ अभी तक बैठक हो रही है, कोई एक्शन नहीं हुआ है। लेकिन आपको बता दें, स्टीफन डुजारिक प्रवक्ता हैं संयुक्त राष्ट्र के, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। वेनेजुएला में मानवीय स्थिति दयनीय है। मानवीय मोर्चे पर वेनेजुएला में स्थिति अभी भी दयनीय बनी हुई है। इस वर्ष की शुरुआत में वेनेजुएला में लगभग 79 लाख लोगों को तत्काल सहायता की आवश्यकता पाई गई। यह देश की आबादी के 1/4 से अधिक के बराबर है। हम वेनेजुएला में निवासी और मानवीय समन्वयक के नेतृत्व में अपने मानवीय सहयोगियों के साथ मिलकर स्थिति का आकलन कर रहे हैं और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम सबसे कमजोर लोगों को भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षा सेवाओं सहित सहायता प्रदान करना जारी रखे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान, नागरिकों की सुरक्षा की आवश्यकता और मानवीय कार्यों की निरंतरता बनाए रखने के महत्व पर जोर देता है ताकि मानवीय सिद्धांतों के अनुरूप सहायता प्रदान की जा सके। अब दर्शकों, इधर अमेरिका को छोटे छोटे देश ट्रंप को ललकारने लगे, लेकिन इधर ट्रंप बोल रहे हैं कि किसी की चलने नहीं देंगे, लेकिन वो सीधे रूस और चीन को चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन क्या चीन और रूस कोई कड़ा कदम उठाएंगे? अगली तस्वीर दिखाइए। ये चीन और रूस वेनेजुएला के अटैक के खिलाफ ट्रंप को ललकार रहे हैं। चीन ने तो कह दिया मदुरो को रिहा करो। किम जोंग की भी एंट्री हो गई। दर्शकों, दुनिया ये तस्वीर देख रही है। अगली तस्वीर दिखाइए। इधर अमेरिकी राजदूत हैं यूएन में और वो चीन और रूस को चेतावनी दे रहे हैं। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। कंट्रोल करने वाले दूसरे बुरे लोग आप वेनेजुएला को ईरान, हिजबुल्ला, क्यूबा के इंटेलिजेंस एजेंट्स और उस देश को कंट्रोल करने वाले दूसरे बुरे लोगों के लिए ऑपरेटिंग हब नहीं बना सकते। हम पश्चिमी गोलार्ध को अपने देश के दुश्मनों, हमारे कॉम्पिटिटर और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिद्वंदियों के लिए ऑपरेशन के बेस के तौर पर इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सोचिए दर्शकों, ये अमेरिकी राजदूत हैं यूएन में और वो सीधे किसके लिए धमकी की बात कर रहे हैं? रूस और चीन, यानी पुतिन और जिनपिंग के लिए। आपको बताता हूं हुआ क्या। वेनेजुएला पर अमेरिका पूरी तरह कब्जा चाहता है और इसकी मंशा अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में जता दी है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत ने बड़ा बयान दिया है। माइकल वॉल्स ने कहा, पृथ्वी का पश्चिमी गोलार्ध हमारा है, इस इलाके में किसी का दबदबा अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। इशारा चीन और रूस की तरफ था। इशारों में चीन और रूस को अमेरिका ने वार्निंग दी। दर्शकों, चीन और रूस ही ऐसे देश हैं जो अभी वेनेजुएला के करीब आए हैं। चीन तेजी से पश्चिमी गोलार्ध और उत्तरी अमेरिका में अपने पैर पसार रहा है। इस बात से अमेरिका पहले भी चीन के प्रति नाराजगी जता चुका है। आर्कटिक में रूस की भी दखलंदाजी अमेरिका को पसंद नहीं आई है। रूस पर अमेरिका ने ईरान के साथ आंतरिक गठजोड़ का आरोप लगाया, यानी छोटे देशों के साथ साथ अमेरिका के निशाने पर परमाणु संपन्न देश भी आ गए। लेकिन ये होता क्या है दर्शकों? पश्चिमी गोलार्ध आपने सुना होगा। भूगोल के हिसाब से पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा पूर्वी गोलार्ध का है और दूसरा हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। पश्चिमी गोलार्ध में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका आता है और इसी अमेरिकी महाद्वीपों का गोलार्ध भी कहा जाता है और इसी को लेकर अमेरिका रूस और चीन को चेतावनी दे रहा है। लेकिन दर्शकों, आज तो पुतिन ने भी जवाब दे दिया है। क्या कहा है उन्होंने? सुनिए जरा। अगर उन्होंने युगोस्लाविया पर बमबारी की तो किस बहाने से? क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी थी? युगोस्लाविया कहाँ है और अमेरिका कहाँ? उन्होंने देश को नष्ट कर दिया। हाँ, वहाँ आंतरिक संघर्ष था, वहाँ अपनी समस्याएं थीं, लेकिन किसने यूरोपीय राजधानी पर हमला करने का अधिकार दिया? किसी ने नहीं। उन्होंने बस फैसला किया और उनके उपग्रह उनके पीछे दौड़े, पकड़ते हुए। बस यही अंतर्राष्ट्रीय नियम है। और इराक में किस बहाने से घुसे? इराक में बड़े पैमाने पर विनाश के हथियारों का विकास। वे घुसे, देश को नष्ट कर दिया, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का केंद्र बना दिया और फिर पता चला कि वे गलत थे। फिर कहा कि हमारी खुफिया जानकारी ने हमें गुमराह किया। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, देश एक तरफ है रूस, चीन और दूसरी तरफ है अमेरिका।
लेकिन किसमें कितना दम, आइए जरा आपको बताते हैं। यही है वो इलाका जिसके लिए बहसबाजी हो रही है। वेनेजुएला के मुद्दे पर अमेरिका कई देशों के टारगेट पर आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप की लिस्ट में चीन और रूस भी शामिल हो गए। चीन और रूस दोनों मदुरो के बड़े समर्थक माने जाते हैं। मदुरो की गिरफ्तारी इन दोनों देशों के लिए बड़ा झटका है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका पर आज बड़ा बयान दे दिया। कहा, खुद को दुनिया का जज ना समझें। अमेरिका, रूस पहले दिन से इस बात की निंदा कर रहा है। रूस पहले दिन से निंदा कर रहा है। दावा यह कि अमेरिका के खिलाफ चीन बड़ा दांव चलने वाला है। अमेरिका के खिलाफ दुनिया के देशों को एकजुट करने में जुटा हुआ है। इसलिए अब ट्रंप के निशाने पर सीधे सीधे पुतिन और जिनपिंग आ गए। ऐसे में सवाल यह दर्शकों कि रूस चीन के साथ आने पर क्या अमेरिका की दादागिरी खत्म हो जाएगी? क्योंकि अमेरिका की ताकत कुछ और कहती है। ट्रंप का देश न्यूक्लियर संपन्न है, दुनिया जानती है। दुनिया की नंबर 1 यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री है। 13,000 से ज्यादा फाइटर विमान है। नौसेना में लगभग 440 युद्धपोत हैं। 11 परमाणु विमान वाहक पोत भी ट्रंप के पास, अमेरिका के पास है। इधर चीन की ताकत क्या है? चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी सक्रिय सेना है, जिसमें 20 लाख एक्टिव सैनिक हैं। नौसेना के जहाज के मामले में चीन सबसे आगे है। परमाणु हथियार, ड्रोन, साइबर वॉर, मिसाइल फोर्स और आंतरिक क्षमताओं में भी चीन बहुत मजबूत है। और रूस की ताकत यानी पुतिन, रूस के पास अपनी परमाणु ताकत है सबसे ज्यादा। एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम रूस की असली शक्ति है। रूस के पास 10 लाख एक्टिव जवान हैं और रूस के पास हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। और बड़ी बात तो ये दर्शकों, ये S-400, S-500 एयर डिफेंस सिस्टम से सबसे ज्यादा डिफेंस के मामले में आगे रहता है। और इसलिए दर्शकों, अगर तीनों देश, रूस, चीन एक तरफ से और इधर अमेरिका आया तो दुनिया भर में तीसरा विश्व युद्ध तय मानिए। सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। डेनमार्क का ऑटोनोमस एरिया ग्रीनलैंड भी एक नेटो कंट्री है और अमेरिका अगर उसके ऊपर अटैक करते हैं तो क्या फिर नेटो का आर्टिकल 5 उनके लिए लागू नहीं होगा? और ये तो छोड़िए, रशिया और चाइना की प्रेजेंस भी वहां पर सफिशिएंट है। रशिया की वहां पर हाइपरसोनिक इंजन मिसाइल है, वहां पे न्यूक्लियर सबमरीन है और तो और अंडर सी वेपन्स भी हैं, जैसे न्यूक्लियर पोजिडॉन है और आइस ब्रेकर्स है उसके, जिसका मुकाबला अमेरिका के पास है ही नहीं। और प्लस चाइना के भी वहां पर आइस ब्रेकर्स और रिसर्च व्हीकल्स है और वो कमर्शियल व्हीकल्स और वेपन्स है जिन्हें मिलिट्री यूज में लाया जा सकता है। यानी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जबरदस्ती या अटैक करके ग्रीनलैंड को लेना चाहते हैं तो ये वेनेजुएला की तरह उतना आसान नहीं होगा। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपके काम की खबर, क्या आपका वोट रजिस्टर्ड हो गया है? SIR की प्रक्रिया में आप शामिल हो गए? अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले या देश के किसी भी राज्य के हैं तो ये खबर देख लीजिए, क्योंकि यूपी में SIR की जबरदस्त स्ट्राइक हुई है। आपको बताता हूं क्या हुआ है। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने बता दिया है, आज यूपी में जो ड्राफ्टेड लिस्ट है वो आ गई और 2,89,00,000 वोटर कट गए। सुनिए जरा, इलेक्शन कमीशन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जो रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जीवित हैं, या तो स्वयं ने हस्ताक्षर करके दिया या उनके परिवार के किसी वयस्क सदस्य ने हस्ताक्षर करके दिया। वो भाई वोटर के हैं किसके? इधर बीजेपी भी टेंशन में है, इधर समाजवादी पार्टी कह रही है हमारी जीत हुई, मायावती भी सकते में ये वोटर किसके हैं, हमारे तो नहीं है, क्योंकि 2,89,00,000 बहुत संख्या है। दर्शकों आगे तस्वीर दिखाइए, अगली तस्वीर। अब दावा यह किया जा रहा है कि वोटर्स अगर कट गए तो ये किसके कटे। हालांकि अभी फाइनल लिस्ट आनी बाकी है दर्शकों। अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप वो भी दर्ज करा सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे और दावा किया गया कि जो फाइल योगी आदित्यनाथ के पास रखी हुई है वो SIR की फाइल है और PM मोदी को उन्होंने जानकारी दे दी है। लेकिन बड़ी बात क्या दर्शकों, अगर ऐसा हुआ है तो स्थितियां तो बहुत ज्यादा खराब हो सकती हैं, क्योंकि फिर तो अगर वोटर्स कट गए तो उनके नाम कैसे जुड़ेंगे, कहां से आएंगे, आपको उसके बारे में आगे जानकारी दूंगा। लेकिन सबसे पहले समझिए SIR में हुआ क्या है। यूपी SIR की लिस्ट जारी हो गई है और SIR में 2,89,00,000 नाम कट गए हैं, जो यूपी के कुल मतदाताओं का करीब 18% है। लखनऊ में सबसे ज्यादा 12 लाख नाम कटे, जबकि सबसे कम ललितपुर में 95,000 नाम कटे हैं। पहले यूपी में 15,44,00,000 वोटर थे, जो अब 12,55,00,000 हो गए हैं। अब बड़ी बात क्या दर्शकों, जो शिफ्टेड वोटर हैं
उनकी संख्या कितनी है? 2,17,00,000। क्या आप इसमें हैं? मृतक जो अब इस दुनिया में नहीं है उनकी संख्या 46,23,000 है। और डुप्लीकेट यानी एक नहीं दो बार कई जगह आपका नाम हो सकता है, उनकी संख्या 25,47,000 है। ये तो बात रही उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर का ड्राफ्ट आया दर्शकों। लेकिन आइए अब मैं आपको बताता हूं सबसे ज्यादा वोट किस इलाके में कटे, कहां कहां पर कटे। और अगर आप देखेंगे क्या आपका भी जिला, क्या आपका भी शहर इसमें आता है? आइए आपको बताते हैं अलग अलग राज्यों में कैसे और कहां कहां पर कितने वोट कटे। सबसे पहले आ जाइए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जिले हैं सबसे पहले देखिए। लखनऊ में 30% वोट कटे हैं, गाजियाबाद में यह संख्या 29% है, बलरामपुर में 26% है, कानपुर में 26% है, मेरठ में 25% है, प्रयागराज में 25% है, गौतम बुद्ध नगर में 24, आगरा में 23, शाहजहांपुर में 22 और बरेली में 21% है, जो बहुत ज्यादा है दर्शकों, क्योंकि उत्तर प्रदेश सूबे का सबसे बड़ा राज्य है। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, जैसे ही ये आदेश, ये फैसला सुनाया गया कि ड्राफ्ट हुआ है, क्या कहा गया सुनिए जरा। हमारे 12,55,56,000 इस समय वोटर वो ड्राफ्ट इलेक्टोरल आपत्ति 6 फरवरी 2026 तक की जा सकती है और फाइनल जो हमारा इलेक्टोरल रोल है इस एसआईआर का रिजल्ट जो है वो 6 मार्च 2026 को। लोगों के नाम छपे हैं आज की लिस्ट में, उनमें अगर कोई संशोधन करना हो तो कैसे होगा? क्या उसका उनके संशोधन और नाम हटाने के लिए दावा आपत्ति जो मैं बोल रहा हूँ पीरियड 1 महीने का, उसमें फॉर्म 6 भर के नया नाम आ सकता है, 7 भर के नाम को कटाया जा सकता है, फॉर्म 8 भर के संशोधन हो सकता है। सर इसमें क्या कोई मतलब परमिशन लेनी पड़ेगी, स्पेशल प्रोविजन कोई होगा या सीधे तौर पर नाम जैसे आम तरीके से बीएलओस काटते हैं जोड़ते हैं वैसे कर सकते हैं? नहीं, बिना नोटिस दिए वोटर को नहीं नाम नहीं काटा। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं कि मुस्लिम बहुल जिलों का आंकड़ा क्या कहता है, वहां पर कितने वोट कटे, आइए जरा आपको समझाते हैं। मुस्लिम बहुल रामपुर में 18%, इसके बाद नंबर आता है संभल का, वहां पर भी 18% और सहारनपुर में 16%, इसके बाद मुजफ्फरनगर में 16% वोट कटे और मुरादाबाद में भी यह संख्या 16% की है। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि एक एक करके जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये कि भाई उत्तर प्रदेश में इतने वोट आए और फिर चले गए, ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि उत्तर प्रदेश ने दर्शकों वोट कटने में टॉप कर दिया है। देश भर में अब तक 6,58,00,000 वोटर्स के नाम कट चुके हैं। इसमें उत्तर प्रदेश समेत 11 दूसरे राज्य शामिल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की लिस्ट में वोटर्स के नाम कटे। यूपी के बाद पश्चिम बंगाल में 58,20,000 वोटर्स के नाम कटे हैं। बंगाल के बाद तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, जहां 42,74,000 नाम हट गए हैं। चौथे नंबर पर राजस्थान है, जहां 41,85,000 नाम कटे। वहीं चुनाव आयोग ने एसआईआर की पूरी लिस्ट अपनी वेबसाइट पर डाली है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम देख सकते हैं। जिन लोगों के नाम नहीं है वो 6 फरवरी तक दावे आपत्तियां कर सकते हैं और इसके फॉर्म 6 और आपत्ति के लिए फॉर्म 7 भरकर जमा कर सकते हैं। इसके लिए कोई फीस नहीं है। हेल्पलाइन नंबर 1950 है जो आपके लिए जारी किया है। शहरी क्षेत्रों में कम सहयोग को देखते हुए विशेष कैंप की योजना भी बनाई गई है और फाइनल एसआईआर के बाद इलेक्शन कमीशन 6 मार्च 2026 को फाइनल लिस्ट जारी करेगा। लेकिन आज सुनिए क्या कुछ कहा जा रहा है एसआईआर को लेकर, सुनवाते हैं। चुनाव आयोग कोई छूटे न, कोई आरोप न लगे, इस नाते 2 बार डेट बढ़ी। अभी भी सबको मौका है कि आप फार्म भरिए। अगर आप छूट गए हैं, ड्राफ्ट आज जारी हो गया है और उसको देख करके आप निकाल करके अपना भरिए, कहीं कोई छूटेगा नहीं। जो चिंता कांग्रेस पार्टी ने व्यक्त की थी, आशंका जताई थी, वो सच साबित हुई। राहुल गांधी ने कहा था एसआईआर के नाम पे लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। लगभग 3 करोड़ मतदाताओं के नाम डिलीट हुए। एसआईआर के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो, ये चुनाव आयोग की मंशा है।
और निश्चित तौर पे जब निष्पक्ष चुनाव होंगे तो लोकतंत्र के स्तंभ को और मजबूती मिलेगी और इस पूरे प्रक्रिया से हमारा भारत का लोकतांत्रिक स्तंभ और मजबूत होगा। एसआईआर की प्रक्रिया अभी चल रही है। जो पीडीए के वोट बचे हैं जिनको बनवाना है उनको बनवाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का और चुनाव आयोग के गठबंधन का कोई भी जो पैतरा है वो समाजवादी पार्टी का एसआईआर पीडीए पैरी वो चलने नहीं देगा। अब दर्शकों मैं आज आपको बताता हूं एक और खबर जो आपको आज देखनी चाहिए, क्योंकि सनातन विरोधी कई सारे हैं जिसमें एक स्टालिन सरकार भी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कोर्ट ने कहा है दर्शकों। और दीपम को लेकर आज बहुत बड़ा फैसला सुनाया गया। इसको लेकर स्टालिन सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। आइए आपको बताते हैं कोर्ट ने कहा क्या। मदुरई में हिंदू समाज की आज बड़ी जीत हुई है, जबकि राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। आपको जानकारी दे दें, मदुरई हाईकोर्ट ने दीपम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच ने सिंगल जज के फैसले को सही ठहराया। मदुरई हाईकोर्ट के जस्टिस स्वामीनाथन ने दीपम की इजाजत दी थी। यही है वो दीपम जिसके खिलाफ हाईकोर्ट की बड़ी बेंच में अपील कर दी और राज्य सरकार ने भी इस फैसले पर ऐतराज जताया था, लेकिन 2 सदस्यीय बेंच ने इस अपील को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट की इस बेंच में जज जयचंद्रन और जज रामकृष्ण शामिल हुए। कोर्ट ने कहा दीप जलाने के मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, जबकि ये लंबे समय से चली आ रही धार्मिक परंपरा का मामला है। चूंकि ये संरक्षित स्थल है, इसलिए इसमें एएसआई की भूमिका भी होनी चाहिए। एएसआई के परामर्श से दीपम में शामिल होने वाली संख्या जो भक्तों की है वो निर्धारित की जा सकती है, लेकिन दीपक जलता रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन दर्शकों आपको बताएं कि इसको लेकर अलग अलग धारणाएं भी, अलग अलग सवाल उठाए गए। लेकिन आपको बताते हैं इस मामले को लेकर, दिखाइए जरा तस्वीर, ये आप देखिए। हाईकोर्ट का फैसला आया तो सरकार टेंशन में आ गई, ये करें तो करें क्या, क्योंकि हाईकोर्ट ने फैसला सही बताया। स्टालिन ने आनन फानन में बैठक बुला ली है। अब बड़ी बात यह दर्शकों कि अगर सनातन पर प्रहार किया जाएगा और कोर्ट सही फैसला देगा तो क्या स्टालिन सरकार हिंदुओं के लिए फैसला बदल देगी? बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है कवि शिव मंगल सिंह सुमन से। वो कविता लिखते हैं, ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। लाइफ इज अ सेलिब्रेशन, और जब सेलिब्रेशन का परफेक्ट पार्टनर साथ हो, हर मोमेंट स्पेशल बन जाता है। प्रेजेंटिंग द Realme 16 Pro सीरीज 200 मेगापिक्सल पोर्ट्रेट मास्टर। अनबॉक्सिंग के साथ ही क्लियर हो जाता है, ये फोन मोमेंट्स को उनकी पूरी खूबसूरती के साथ कैप्चर करने के लिए बना है। इसका 200 मेगापिक्सल पोर्ट्रेट कैमरा डिलीवर करता है क्रिस्टल क्लियर पिक्चर्स। 1x, 3.5x या 10x जूम, हर शॉट आता है शार्प, डिटेल और नेचुरल स्किन टोन्स के साथ। क्लोजअप हो या लॉन्ग शॉट, क्लैरिटी हमेशा बरकरार रहती है। हर एंगल पर जूम पर Realme 16 Pro सीरीज कैप्चर एवरी सेलिब्रेशन परफेक्टली, परफेक्ट एट एवरी जूम। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH